नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की कल की क्लास में हम लोगों ने कुषाण वंश के बारे में जानकारी की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। और अगर कुषाण वंश के अंतिम शासक की बात करें तो वासुदेव था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास का हमारा चैप्टर है गुप्त काल या गुप्त वंश। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है गुप्त काल। तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए बहुत ध्यान से देखना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, गुप्त काल में आज हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम आज शुरू करते हैं गुप्त काल। दोस्तों, गुप्त काल के अगर टाइम पीरियड की बात करें तो दोस्तों गुप्त काल का टाइम पीरियड 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक रहा। और गुप्त काल को ही भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्णकाल कहते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि गुप्त काल को क्या कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल के नाम से किसे जाना जाता है? गुप्त काल को। उसके बाद आगे अगर बात करें हम, गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में, दोस्तों तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। दोस्तों, अगर गुप्त साम्राज्य की बात करें कि 275 ईस्वी में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में एक शासक था श्रीगुप्त, जिसने गुप्त वंश की स्थापना की और इसने राजा की उपाधि धारण की थी 275 ईस्वी में। उसके बाद श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ, इसने महाराजा की उपाधि धारण की। दोस्तों, श्रीगुप्त जो था उसने राजा की उपाधि धारण की थी और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच, उसने महाराज की उपाधि धारण की थी। और अगर हम वास्तविक संस्थापक की बात करें दोस्तों, तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था और इसीलिए इसका टाइम पीरियड 319 से 550 ईस्वी कहा गया है। दोस्तों, तो गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। और मौर्य वंश के पतन के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ जब गुप्त वंश के राजाओं ने भारत का एकीकरण किया। दोस्तों, जब हम मौर्य वंश पढ़ रहे थे तब हमने बताया था कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य वंश की नींव डाली थी और तब उन्होंने भारत का एकीकरण किया था, अखंड भारत का निर्माण किया था। और उसकी बाद दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि जब मौर्य वंश के पतन के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ जब गुप्त वंश के राजाओं ने भारत का एकीकरण किया। तो दोस्तों, अब हम चंद्रगुप्त प्रथम यानी गुप्त वंश के जो वास्तविक संस्थापक हैं उनके बारे में जानकारी करते हैं। दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319 से 335 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त प्रथम के अगर शासनकाल की बात करें तो 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक रहा। और गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था और यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। दोस्तों, जब गुप्त वंश का प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा तब इसने एक संवत शुरू किया था, गुप्त संवत। 319-320 इसका टाइम पीरियड आता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है और ऐसे ऑप्शन आएगा आपका 319-320। तो 319-20 इसका राइट आंसर होता है। और कल हमने आपको बताया था कि जब कनिष्क राजगद्दी पर बैठा था तब उसने किस संवत को चलाया था? शक संवत को। 78 ईस्वी में शक संवत को चलाया था कनिष्क ने और इसे ही भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 में एक संवत चलाया था जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना गया। उसके बाद दोस्तों, इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया तथा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। दोस्तों, आपने अभी ऊपर पढ़ा है कि श्रीगुप्त जो था उसने केवल राजा की उपाधि धारण की थी। उसके बाद उसका पुत्र जो घटोत्कच हुआ उसने महाराज की उपाधि धारण की और उसके बाद जो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया चंद्रगुप्त प्रथम ने। उसके बाद दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दुनिया का पहला गणराज्य कौन सा है? तो दुनिया का पहला गणराज्य लिच्छवी है। दुनिया का पहला गणराज्य लिच्छवी। और चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था वो दोस्तों वैष्णव धर्म को मानता था। चंद्रगुप्त फर्स्ट वैष्णव धर्म को मानता था। और अगर हम कुमार देवी जो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी जिनके साथ चंद्रगुप्त फर्स्ट ने विवाह किया था वो शैव धर्म को मानती थी। और चंद्रगुप्त फर्स्ट वैष्णव धर्म को मानता था। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। दोस्तों, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि चंद्रगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी
दोस्तों चंद्रगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ और जो 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। दोस्तों चंद्रगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ और जो 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। और अगर दोस्तों बात करें कि चांदी का सिक्का किसने चलाया, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चांदी का सिक्का चलाया था अपने शासनकाल में, और यह पहला शासक था जिसने चांदी का सिक्का चलाया था। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त, जिसे भारत के इतिहास में भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से समुद्रगुप्त। पिछली बार UPSSC के एग्जाम में पूछा गया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। और उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है समुद्रगुप्त से, कभी इसके राजकवि से, तो कभी इसका जो प्रशस्ति लेख है उससे। समुद्रगुप्त से तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। तो देखते हैं समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ और इसने अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक। दोस्तों समुद्रगुप्त ने गुप्त राज्य को गुप्त साम्राज्य में बदल दिया। दोस्तों उसका रीजन ये था कि इसने गुप्त राज्य को गुप्त साम्राज्य में कैसे बदल दिया, अभी हम लोग आगे जानेंगे। दोस्तों साम्राज्य में बदलने के लिए इसने सबसे पहले तो उत्तर भारत के चार राजाओं को हराया और दक्षिण भारत के 12 को। अगर टोटल बात करें तो आर्यावर्त के इसने 9 राजाओं को हराया था और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को। इसीलिए इसे मतलब गुप्त साम्राज्य में बदल दिया इसने, और इसलिए विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। तो दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन है कौन। ये तो समुद्रगुप्त लगभग सभी को पता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि किसने कहा था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। तो विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था और ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। दोस्तों समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था और ऐसा उसके सिक्कों पर उसको वीणा वादन करते हुए उसके चित्र जो हैं उससे पता लगाया गया है। और समुद्रगुप्त को उपाधि जो थी दोस्तों वो कविराज, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। और समुद्रगुप्त ने, हमने बताया कि पहले दोस्तों इसने आर्यावर्त के 4 शासकों को हराया और उसके बाद टोटल 9 शासकों को, आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। और इसी कारण विसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा और इसी कारण इसने गुप्त राज्य को गुप्त साम्राज्य में बदल दिया था दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की हैं पूछा जाता है। दोस्तों समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक और परम भागवत की उपाधि धारण की। दोस्तों समुद्रगुप्त ने अन्य भी उपाधियां धारण की हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, परम भागवत और अभी ऊपर कविराज भी इसे कहा जाता था, हमने बताया आपको। और अगर इसकी अन्य उपाधियों की बात करें दोस्तों तो इसकी अन्य उपाधियां हैं परम वैष्णव, परम भागवत, सर्वराजू क्षेत्रा और वीणावादिनी, ये सभी इसकी उपाधियां हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट हैं अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, परम भागवत और कविराज, ये दोस्तों इसकी उपाधियां थी। और समुद्रगुप्त अपने पिता की तरह ही विष्णु का उपासक था दोस्तों। और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर दोस्तों लिच्छवी दैहित्र लिखा मिला है। दोस्तों समुद्रगुप्त के सिक्के पर उसके चित्र, वीणा बजाते हुए उसका चित्र तो अंकित है, लेकिन साथ में समुद्रगुप्त के सिक्कों पर लिच्छवी दैहित्र लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि हरिसेन था। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का क्या नाम था, तो हरिसेन। और हरिसेन ने ही दोस्तों इलाहाबाद में प्रशस्ति लेख की रचना की है। इलाहाबाद में जो प्रशस्ति लेख है उसकी रचना हरिसेन ने की। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, जब चंद्रगुप्त दोस्तों अपने विजय अभियान पर जब दोस्तों समुद्रगुप्त अपने विजय अभियान पर चल रहा था तब उसने 2 नीतियों का पालन किया। दक्षिण भारत में इसने 12 राज्यों की जीता था, उसमें इसने मेच्छानुग्रहण नीति का पालन किया। और आर्यावर्त के 9 राज्यों को इसने कन्योपायन नीति से जीता। और दोस्तों ये जो इसकी कन्योपायन नीति थी, इसमें इसने 2 कन्याओं को प्राप्त किया। एक का नाम था ध्रुवस्वामिनी और दूसरी का नाम कुबेरनागा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कन्योपायन विधि से समुद्रगुप्त ने 2 कन्याओं को प्राप्त किया था, ध्रुवस्वामिनी और कुबेरनागा। दोस्तों समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों यही विक्रमादित्य कहलाया, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही। तो समुद्रगुप्त ने अपने पुत्र रामगुप्त का विवाह ध्रुवस्वामिनी से किया, जिसे इसने कन्योपायन विधि द्वारा प्राप्त किया था। उसने रामगुप्त का विवाह ध्रुवस्वामिनी से तथा अपने दूसरे पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह कुबेरनागा से किया। तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखना और वीडियो को स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सभी एग्जाम की दृष्टि से। देखते हैं आगे। समुद्रगुप्त का दोस्तों उत्तराधिकारी इसका बड़ा पुत्र रामगुप्त हुआ और रामगुप्त शक राजाओं से पराजित होकर अपनी प्रजा की रक्षा हेतु ध्रुव देवी को शक राजा को देना स्वीकार किया। दोस्तों समुद्रगुप्त का जो बड़ा पुत्र था रामगुप्त, ये शक राजाओं से जब उत्तराधिकारी बन गया समुद्रगुप्त के बाद, तो इसने अपनी प्रजा की रक्षा हेतु शक राजाओं को ध्रुव देवी को देना स्वीकार किया। लेकिन ये बात इसके छोटे भाई चंद्रगुप्त सेकंड को सही नहीं लगी और उसने रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त सेकंड ने शक राजा को पराजित करके उसकी हत्या कर दी तथा रामगुप्त की हत्या करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। दोस्तों रामगुप्त की हत्या उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने कर दी और ध्रुव देवी से विवाह किया। रामगुप्त ने दोस्तों केवल 5 वर्षों तक शासन किया रामगुप्त ने केवल 5 वर्षों तक ही शासन किया था और ये समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। अब इसके बाद रामगुप्त की हत्या करने के बाद अगला हमारा टॉपिक होगा चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुप्त साम्राज्य है। उसका रीज़न ये है कि गुप्त साम्राज्य के दरबारी कवियों में अगर बात करें तो कालिदास धन्वंतर और अमर सिंह सुक वाराहमिहिर छपड़क ये सभी रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो कल की क्लास में हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय और कालिदास धन्वंतर अमर सिंह और शंकु इन सभी के बारे में जानकारी करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।